गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे। अब तक जितने हमने क्लासेस डिस्कस की है, जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनका रिवीजन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 17-18 क्लासेस हो चुकी है और मुझे लगता है कि उनका रिवीजन भी जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता पहले क्या था, रिसेंट वीडियोज उनकी समझ में नहीं आए। हाँ, जिन्होंने रिकॉर्डिंग भी हमने यूट्यूब पर डाली है उनको आप देख रहे हो रेगुलरली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बाद में समझ में आ जाएगी। बट फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है कि एक बार हम उसको रिवाइज करें। ठीक है, रीजन की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजन स्टार्ट होगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, एक बिजनेस की जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं कि किसी भी बिजनेस की जो फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप होता है उसका वो होता है जर्नल। और जब जर्नल कंप्लीट हो जाती है, देन हम स्टार्ट करते हैं लेजर। आफ्टर कंप्लीटिंग लेजर, तो लेजर भी कंप्लीट हो जाती है, देन होता है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है। और इसके बाद लास्ट स्टेप जो आता है वो अपना आता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वाइज हम बात करें, न्यूमेरिकल वे में बात करें तो देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। थ्योरेटिकली अलग है, इसको हमने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में समझा है। अभी मैं न्यूमेरिकल जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसी को डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्या है? जर्नल है, सेकंड लेजर है, थर्ड ट्रायल बैलेंस है, एंड फोर्थ फाइनल अकाउंट है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट्स हैं। इनमें से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है और कुछ हद तक 0.1% वहां 0.1% लेंगे, इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जो जनरल का चैप्टर है, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 जनरल का जो चैप्टर है, इसमें एक और टॉपिक साथ में दिया हुआ है और वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमने जनरल के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन भी कंप्लीट किए हैं, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, बट मेन टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, बट एक बार रिवीजन जरूरी है। अब मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं, आज की वीडियोस में रिवाइज हो जाएगा। जनरल क्या है? तो जनरल किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है। आई मीन जनरल एक बुक है। कौन सी बुक है? इनिशियल बुक, आई मीन फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। जनरल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग, यानी बिजनेस जो भी काम का सबसे पहले राइटिंग में जिस हम नोटबुक में लिखते हैं वही जनरल है। तो हम क्या कहेंगे? जनरल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग इन व्हिच all business transactions are recorded according to date and sequence। डेट और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम किसी भी बिजनेस में जो हो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम इसमें नोट करते हैं। फर्स्ट बुक है इसमें नंबर 1 पे। इज क्लियर? जर्नल के फॉर्मेट की बात की थी, जर्नल के फॉर्मेट की बात हमने की थी। फर्स्ट कॉलम इज डेट, देन पर्टिकुलर्स, then LF, the full form of LF is laser folio, then amount, and there are 2 columns of amount, first is debit and second is credit। फॉर्मेट की बात होगी, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जर्नल में हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। पर रूल्स माइंड में होने के लिए, रूल्स को हमें अप्लाई करने के लिए ये पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं।
रूल्स नहीं पता तो आप जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाओगे, जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ account. So generally there are two types of account. First is personal and second is impersonal. First is personal, second is impersonal. And there are two parts of personal account. First is real account and second is nominal account. पर्सनल अकाउंट के कोई सेपरेट पार्ट नहीं है, बट impersonal अकाउंट के टू पार्ट्स हैं। बट ये तो टैक्स की बात हुई, मैं अब इनको डिफाइन भी कर रहा हूं। किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, बिजनेस का लेन देन, किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन, name of institution, capital and drawings, इन फोर में से कोई भी एक टॉपिक, एक एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, then this account is known as personal account। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम इफेक्ट हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन का नेम इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल इफेक्ट हो रही है या ड्राइंग इफेक्ट हो रहा है, तो अकाउंट कौन सा था, पर्सनल अकाउंट। नेम आप जानते हो, राम, मोहन, श्याम, सोम, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंस्टीट्यूशन क्या है, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनी, फर्म, ये सब इंस्टीट्यूशन है। कैपिटल, कैपिटल क्या है, तो बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एवरीथिंग, कुछ भी एनीथिंग कंट्रीब्यूट करता है उस बिजनेस में लगाता है। लगाएगा कौन, ओनर लगाएगा। किस में लगाएगा, अपने बिजनेस में। और जो भी लगा रहा है वो होगा भी किसका, ओनर का होगा, तो हम उसको कहेंगे कैपिटल। ओनर का नेम हम यूज नहीं करते हैं, उसके स्थान पे उसको रिप्लेस करते हैं कैपिटल से, तब जब वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब उसको पर्सनली अपने घर पे हमारे बिजनेस से कोई चीज लेनी होती है या निकालनी होती है, उस वे में हम क्या करेंगे, कैपिटल में क्या करता है, वो देता है। किसको, ओनर बिजनेस को देता है। ड्राइंग में क्या होता है कि वो बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है, विड्रॉल करता है। ठीक है, तो ये फोर पॉइंट है। तो अकाउंट कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। इसकी बात करूं तो एक इफेक्ट क्या, कैश, और एक होगा इसमें एसेट्स। कैश और एसेट्स यदि किसी भी ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हो रही है, कैश और एसेट्स किसी भी ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हो रही है, तो वो ऑलवेज कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। अब कैश भी एक एसेट्स है, पर अलग से क्यों लिखा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करता है। एसेट्स में इसके अलावा बहुत सारे एसेट्स आती हैं जिनको हम यूज करने के पर्पस से परचेस करते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, कार, एवरीथिंग। ठीक है, पर इसमें कौन से एसेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, मैं वो भी मेंशन कर देता हूं, अदर देन पर्सनल नेचर एसेट्स नहीं है, बट पर्सनल एसेट्स के अलावा। अब एक पर्सनल नेचर एसेट्स क्या है, वो देख लीजिए, लाइक डेटर्स, बैंक। ठीक है, बैंक तो बैंक किसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। बैंक क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहां जाएगा, इसमें नहीं आएगा। डेटर कौन होता है, जिसको हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किया, तो कौन पर्सन होगा, तो वो भी इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं आएगा। तो एसेट्स तो आएगी, बट जो पर्सनल नेचर की है, जो किसी पर्सन ने किसी पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट करती है, वो एसेट्स नहीं आएगी। पहले हम किसी का पैसा मांगते हैं, वो नहीं हम मांगते हैं, वो हमारे एसेट्स है, पर जिससे मांगते हैं तो कोई ना कोई पर्सन ही हुआ ना, इसलिए कौन सा अकाउंट को इफेक्ट करेगा, पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट करेगा। देन हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में एक तो क्या इफेक्ट हो सकता है, एक्सपेंसिव,
और एक क्या इफेक्ट होगी, तो बिजनेस में ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस में जिसमें या तो कोई इनकम इफेक्ट हो रही है या कोई एक्सपेंस इफेक्ट हो रहा है, या तो कोई इनकम इफेक्ट हो रही है या कोई एक्सपेंस इफेक्ट हो रहा है, तो वो अकाउंट ऑलवेज नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा। अब ये एक्सपेंस क्या है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, वेजेज, रेंट, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे खर्चे हैं जो बिजनेस में होते हैं। माल नहीं है, संपत्ति नहीं है, खर्चे हैं। कोई भी सर्विस हमें दे रहा है कोई, उसके बिहाफ पे हमें पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, वो होंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये तो क्या था टैक्स अकाउंट, पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम जर्नल की बात कर रहे हैं कि जर्नल में हमें एंट्रीज करनी है, लिखना है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं और जो रूल्स है वो अकाउंट वाइज चलते हैं, इसलिए पहले मैंने अकाउंट को रिवर्स किया। तो जर्नल में हम जो एंट्रीज करते हैं उसके रूल्स क्या है, जर्नल जो एंट्रीज करते हैं तो उसके रूल्स क्या है, इसके नीचे बता रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट के रूल्स अलग है, रीड अकाउंट रूल्स अलग है और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स अलग है। पर्सनल अकाउंट रूल्स क्या है, देखिए रिसीवर और एक लिखा हूं यहां पे मैं गिवर, मतलब या तो कौन होगा, रिसीवर या फिर गिवर। एक ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है, या तो वो रिसीव करता है, पर्सनल ना पर्सनल अकाउंट है, एक किसी ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है, या तो वो रिसीव करता है या वो देता है। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसमें यदि कोई रिसीवर है या फिर वो गिवर है, उसके अलावा पर्सनल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आता। और जितना भी हम बातें करते हैं वो बिजनेस के बिहाफ पे बात करते हैं। किसके बिहाफ पे बात करते हैं, बिजनेस के बिहाफ पे, क्योंकि जो एंट्रीज की जाती है वो बिजनेस की बुक में की जाती है, बिजनेस मेन की बुक में कोई एंट्रीज नहीं की जाती है। आई एम टेलिंग यू अगेन कि जो भी एंट्रीज की जाती है वो बिजनेस की बुक में की जाती है, बिजनेस मेन की बुक में नहीं की जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमारे बिजनेस के लिए कोई रिसीव कर रहा है या हमारे बिजनेस के लिए कोई गिवर है, हमें बिजनेस को दे रहा है, वो रूल्स किसमें अप्लाई करेंगे हम लोग, पर्सनल अकाउंट में। तो हमारे बिजनेस से कोई रिसीव कर रहा है, हमारे बिजनेस के लिए कोई रिसीवर है, तो उसको हम ऑलवेज क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे, डीआर करेंगे उसको। और वैसे मैंने कहा डीआर को हम सॉफ्टली डेबिट बोलते हैं, तो डेबिट की स्पेलिंग में कहीं आर नहीं होता, इस आर के 3 यहाँ पे मीनिंग हो सकते हैं, रिकॉर्ड, रिसीवेबल एंड रेवेन्यू। ठीक है, डेबिट रेवेन्यू, डेबिट रिसीवेबल या डेबिट रिकॉर्ड्स। और गिवर है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लिसन अगेन, रिसीवर ऑलवेज डेबिट ही होगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स। कौन से रूल्स, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। और गिवर है तो पर्सनल अकाउंट में गिवर ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। आप और मैं इस रूल्स को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपको माइंड रखना है। ठीक है, जैसे बिजनेस में मोहन को गुड सेल किया, तो मोहन ने बिजनेस से गुड्स रिसीव किया या दिया, मोहन तो रिसीव कर रहा है ना बिजनेस से, मोहन कौन हुआ, रिसीवर, डेबिट। पर हमारे बिजनेस ने किसी से गुड्स परचेज किया है, क्योंकि सेल करने के लिए परचेज भी तो करना पड़ता है, तो किसी से हमारे बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है, तो उसने तो हमारे बिजनेस को दिया है ना, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसके बाद होगी, इसके बाद करते हैं, इसमें क्या है, रिसीवर मतलब पाने वाला, हिंदी बोल रहा हूँ, रिसीवर का मतलब होता है पाने वाला और गिवर का मतलब होता है देने वाला। मतलब पाने वाला इंसान है, संस्था है कोई भी, वो डेबिट होगा, और देने वाला कोई भी है तो वो क्रेडिट होगा। बात करता हूं इसकी, इसमें क्या होगा, what comes in, what goes out। what comes in मतलब जो वस्तु आती है, ये भी कह सकते हैं आने वाली वस्तु। what goes out मतलब जो जाती है, मतलब जाने वाली वस्तु। तो कोई वस्तु इंसान नहीं है, वस्तु क्या है, वस्तु कोई पाने वाली या देने वाली होती नहीं। मैं इस पेन को कहूँ जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, मैं इस पेन को कहूँ जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, कहला सकता है क्या, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं। ठीक है, मैं परचेस करूंगा तो मेरे पास आएगा, मैं सेल करूंगा तो मेरे पास से जाएगा, तो ये रियल नेचर में। इज दिस क्लियर, आई बात समझ में। इसका मतलब क्या है, बिजनेस के पास कोई भी पर्टिकुलर आइटम आता है तो हम उसको ऑलवेज क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बिजनेस के पास आ नहीं रहा है, बिजनेस से तो जा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। Clear? What comes in debit and what goes out, credit. Is this clear?
क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? कोई बात नहीं, ठीक, आगे चलते हैं। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? पर्सनल इफेक्ट नहीं होंगे, कोई आइटम इफेक्ट नहीं होगा, एक्सपेंस और इनकम इफेक्ट होगी। तो रूल्स की एक्सपेंस और इनकम के रिगार्डिंग ही यूज करने हैं। इसमें क्या होगा? ऑल एक्सपेंसेस और इनकम्स, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होंगे और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगी। इन रूल्स पे ही पूरी अकाउंटिंग चलेगी, चाहे वो 10th क्लास हो, 12th हो, या कोई और आपकी हाई क्लास हो, अकाउंटिंग इसी पे चलेगी। सीए के लिए भी यही काम है, तो आपके लिए भी यही काम है, सबको यही काम करना होता है। स्टार्टिंग में मैंने शुरू में, इसके बाद धीरे धीरे अकाउंट का लेवल अप हो जाता है, बट बेस यही रहेगा, इसी बेस पे में सारा काम करना होगा। ये क्या थे? ये थे एडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट की क्या है? रिसीव डेबिट, गिवन क्रेडिट। रियल क्या है? कम से आने वाली वस्तु डेबिट, गोज आउट जाने वाली वस्तु क्रेडिट। ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल इनकम्स क्रेडिट। तो ये तो कौन से थे? मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। मैं लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कौन से और एडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ? एडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग की बात भी कर लेता हूँ कि एडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा था, एसेट्स लायबिलिटीज, देन एक्सपेंसेस, इनकम। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, याद रखना वो इन्हीं में से किसी एक को कम से कम इफेक्ट करेगा। सबको नहीं कर सकता है, पर एक को तो करेगा। बट इन फोर से बाहर, आउट ऑफ फोर, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता ही नहीं है। आप कहो कि सर हम पढ़ेंगे तो बता देंगे कि इनके बाद भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है जो इनके अलावा किसी और चीज को इफेक्ट कर रहा है? नेवर, नहीं हो सकता। इन चार को इफेक्ट करेगा। और इफेक्ट कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। या तो क्या होगा, हमारी एसेट्स किसी भी ट्रांजैक्शन से बढ़ जाएगी, या अपनी एसेट्स से कम हो जाएगी। लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। रूल सेम है। अब एक्स हमारी एसेट्स है, बढ़ जाती है, हमारे एसेट्स है इंक्रीज हो रही है, बढ़ जाती है, तो ऑलवेज क्या करना है? डेबिट करना है। बढ़ी नहीं, कम हो गई, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये एसेट्स रूल है। इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। अब ये रूल्स तो एसेट्स के थे, लायबिलिटीज की बात करते हैं। यू नो वेरी वेल, एसेट्स के रूल्स जो हैं उनसे लायबिलिटीज के रूल्स जस्ट रिवर्स हैं। वी कैन से रिवर्स कि हम इनको नॉमिनीज मान सकते हैं, सॉरी एनिमीज मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? एनिमी। इट मींस एक जो करेगा दूसरा वाला उसका रिवर्स करेगा। आई बात समझ में? तो एसेट्स के जो रूल है उसके जस्ट रिवर्स रूल किसके हैं? लायबिलिटीज के हैं। आई मीन एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, तो लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगी, और लायबिलिटीज डिक्रीज होने पे डेबिट होगी। ये हो गया। अब जो रूल्स एसेट्स के हैं, सेम रूल एक्सपेंस के भी हैं। जो रूल्स एसेट्स के हैं, सेम रूल किसके हैं? एक्सपेंस के भी हैं। इट मींस एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, तो हम ऑलवेज डेबिट करेंगे। खर्चा तो कम हो गया, खर्चा कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया, डिक्रीज हो गया, हम उसको सीआर करेंगे। ऐसे में बात कर रहा हूं इनकम की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनकम की बात कर रहा हूं। तो इनकम में क्या होता है? इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, तो डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। ये रूल्स भी हमें काम में लेते हैं। लेकिन बने किससे? बनेंगे इनसे, बनेंगे से इनसे। पर इनसे क्या है, हमारी जो अकाउंटिंग है, हमारी जो स्पीड है, वो काफी हाई हो जाएगी। इन्हीं के बेस पे जो कंक्लूजन समरी बनी है वो ये होगी। इस बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आज बात की है अकाउंटिंग प्रोसेस की, फिर हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट डिस्कस किए हैं, फिर हमने एडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया है, और मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। उससे पहले एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि हमें प्रॉपर्ली हमारे लिए स्पेस अवेलेबल हो जाए।
ठीक है, आगे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो डिस्कस का मैटर है वो क्या है बोला आप समझ लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स में कुछ कॉन्सेप्ट होती है, मैंने अभी एक ही कॉन्सेप्ट की बात की है। ठीक है, आज मैं जो हमने कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने जो बताया उसको रिवाइज करूंगा, कुछ और भी बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। हालांकि इनका एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, जब वो पढ़ेंगे तो वन बार में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको पढ़ेंगे, पर फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, एक सेकंड, अपना टॉपिक रह गया था अकाउंटिंग इक्वेशन, पहले थोड़ा सा उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में लेखांकन समीकरण। हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। हम उसको इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ना शो करके एक इक्वेशन के वे में उसको शो करते हैं। इन एसेट्स लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट के वे में रिप्रेजेंट ना करके एक इक्वेशन के रूप में, एक समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन वो क्या है, तो है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लायबिलिटीज, ये मेन इक्वेशन है। बट इसी को जो ब्रेक करेंगे और थोड़ा सा हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार मैं इसको एसेट्स को ऐसे रहने दूंगा और लायबिलिटीज को डिटेल से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इट मींस टोटल लायबिलिटीज को मैंने एक्सप्लेन कर लिया, एक में कैपिटल थी और बाकी कैपिटल के अलावा जो लायबिलिटीज थी वो कहां चली गई, अलग से चली गई। अब और मैं इसको डिस्क्राइब करूं, एंड यू नो मैंने एक बात एक्सप्लेन की थी कि 11th क्लास का जो अपना सिलेबस है उसमें ओनली हम सोल ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लायबिलिटीज और बहुत सारी होती है, लेकिन हम सोल ट्रेड में कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज इफेक्ट हो सकती है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। 12th क्लास में अपना टॉपिक सोल ट्रेड नहीं होगा, वहाँ पार्टनरशिप होगा और कंपनी होगी, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हमारे अकाउंटिंग में कुछ एसेट्स लायबिलिटीज और इंक्रीज हो सकती है। अब इसकी बात करूं तो एसेट्स में क्या क्या है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। एसेट्स में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स, देन इन्वेस्टमेंट, एंड देन करंट एसेट्स। इसको भी डिस्क्राइब कर दिया, इनको टोटल करूंगा टोटल एसेट्स को, इसको भी डिस्क्राइब करता हूं। तो कैपिटल को तो हमने पहले ही सेपरेट कर लिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां से। अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, और यहां पे मैं यूज करता हूं लोन प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, डिटेल से बात करें तो सबसे बड़ा अकाउंटिंग क्वेश्चन है ये रहेगा, इससे छोटा ये। और जो बेसिक की बात करें तो हमारा होता है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। इसका मतलब ये हुआ किसी भी बिजनेस में जितने भी एसेट्स है उनका टोटल किसके इक्वल होगा, टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होगा। इसलिए आपको बातों को ऑलवेज ध्यान रखना, और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है आपको किस समय सर इससे ट्रांजैक्शन से दोनों इक्वल हो नहीं रहे, कांट पॉसिबल, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इक्वल ही होगा। आपको ट्रांजैक्शन जब करो प्रैक्टिस करो तो देखना हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसलिए ये बात है अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लियर। इसके फॉर्मेट को मैंने बताया था कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखते हैं, देन हम कॉलम बनाते हैं। तो एसेट्स में हम ये कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम फिक्स्ड एसेट्स में ले सकते हैं। करंट एसेट्स का मैंने अलग-अलग करके बताया था, डेटर्स, कैश, ठीक है, स्टॉक अलग-अलग करके बताया था। एक वीडियो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि करंट एसेट्स में क्या-क्या आता है, किस-किस को हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं, किस-किस को लायबिलिटीज में इंक्लूड करते हैं। तो फिर से बता देता हूं, करंट एसेट्स में वो एसेट्स होती है अमाउंट विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर तो ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, एक साल से ज्यादा नहीं, विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर तो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो होती है करंट एसेट्स।
जिनको मोर देन 1 ईयर लगता है या जिनको हम 1 साल से ज्यादा 1 ईयर से ज्यादा यूज करते हैं वो फिक्स्ड बेसिस की कैटेगरी में आती है। ऐसे ही आपके होते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होता है जब विदिन 1 ईयर आपको पेमेंट करना होगा, 1 साल से ज्यादा नहीं। मोर देन 1 ईयर आपको पेमेंट नहीं करना, विदिन 1 ईयर आपको पेमेंट करना है तो वो आपकी जो लायबिलिटीज होगी वो करंट लायबिलिटीज के नीचे में आ जाएगी। ठीक है, इतना डिस्कस किया था। और एक जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर की थी, बताया था आपको, उसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इसको हम कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। किसकी बात कर रहा हूँ? पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती है? ये कहती है कि बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेसमैन की बुक में नहीं करते, बिजनेस की बुक में करते हैं। यही रीजन है कि हम बिजनेस के ओनर का नेम यूज नहीं करते। जब वो कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो हम कैपिटल यूज करते हैं, और वो कुछ भी विड्रॉ करता है तो हम ड्रॉइंग यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। तो कुछ और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किए क्योंकि चैप्टर अलग चल रहा था, बट मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब मुद्रा मापन अवधारणा। अब ये मनी मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? तो अकाउंटिंग ये कहती है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो जो मनी में काउंटेबल, आई मीन मनी में मेजरेबल हो। जिनको मनी में काउंट कर ही नहीं सकते, मुद्रा में बात कर ही नहीं सकते, करेंसी वाइज हम उसको डिस्कस कर ही नहीं सकते, उनकी काउंटिंग भी नहीं हो सकती। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने पेन खरीदा तो उनकी प्राइस है 10 रुपीज का, 20 रुपीज का, 50 रुपीज का, तो 10, 50, 20 है क्या? रुपीज ही तो है ना, तो इनकी काउंटिंग हो जाएगी। बट मैं कहूँ सनलाइट आ रही है, आई मीन धूप आ रही है, आप क्या करोगे? क्या बता सकते हो क्या कितने की धूप आ रही है? आप ये नहीं कह सकते कि समर सीजन में, आई मीन गर्मी में 100 रुपीज की धूप आती है, और समर और विंटर वेकेशन में 50 की आती है, रेनी सीजन में 0 रुपीज की धूप आती है। तो जो हो गया, क्यों? धूप को मनी में काउंट नहीं कर सकते। फैन चल रहा है, ओनली फैन की बात है, हवा दे रहा है, कितने रुपए की हवा दे रहा है, कितने रुपए की हवा दे रहा है, हम काउंट नहीं कर सकते, मेजरेबल नहीं है। हवा आ रही है, नेचुरल हवा आ रही है, अचानक बादल बने, हवाई आंधी है, बहुत तेज हवा चल रही है। नॉर्मल डेज में नॉर्मल हवा रहती है, नॉर्मल एयर रहती है। क्या उसको कह सकते हो कि जो आंधी का सीजन है, तूफान है, उस टाइम तो कितने रुपए की एयर आ गई और अभी इतने से रुपए की एयर आई है? नहीं, ये मनी में मेजरेबल नहीं है। और मैं देखता हूँ, बताता हूँ, हमारे शॉप पे कस्टमर आया, उसने गुड्स देखा, परचेज नहीं किया, खरीदा नहीं, उसने देखा और चला गया। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। क्यों? उसने किया क्या? हमारी चीज हमारे पास थी, हमारे पास छोड़ के चला गया, उसने कुछ नहीं किया, वो आया और गया। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजरेबल होते हैं हम उन्हीं की काउंटिंग करते हैं, और उनके अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन की बिजनेस में काउंटिंग नहीं की जाती है। जिनको मुद्रा में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मुद्रा के पेमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक कौन कहता है? एक कहता है सेकंड कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आई मीन मुद्रा मापन अवधारणा। ठीक है, आगे बात करें। फर्स्ट हो गया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड की बात करूं मैं, थर्ड की बात मैं करूं, थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है उसका एक सेपरेट ईयर होता है, उस ईयर की हम काउंटिंग करते हैं, फिर वो ईयर कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर फिर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ की काउंटिंग होती है, फिर से 12 मंथ, फिर से 12 मंथ। बट ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब से होगा? तो अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है, ठीक है, तो लेखांकन अवधि अवधारणा बोलते हैं हिंदी में से। इसमें 2 टाइप्स के ईयर्स होते हैं। एक होता है आपका कैलेंडर ईयर, कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर। और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जानते हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैलेंडर होता है, ठीक है। और फाइनेंशियल की बात करें तो अप्रैल से मार्च तक होता है। क्या था, या तो कैलेंडर यूज कर लो या फाइनेंशियल ईयर यूज कर लो, इससे क्या काउंटिंग आप पर मंथ लोगे और उनके अकॉर्डिंग आप काउंटिंग करोगे।
बट जनरली जो वैलिड होता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वो होता है फाइनेंशियल ईयर, जो स्टार्ट होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के मार्च तक ये फिनिश होता है। ये जो 12 मंथ आते हैं ये फाइनेंशियल ईयर की कैटेगरी में आते हैं। और हम बात करें जनवरी से दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कहता है जो अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि आपको जो अकाउंटिंग करनी है उसका एक पर्टिकुलर ईयर होना चाहिए, आप उसी ईयर की अकाउंटिंग करोगे, वो जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग आप फिर से अलग करोगे। लेकिन वो ईयर कौन सा होगा? देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज कैलेंडर ईयर, सेकंड इज फाइनेंशियल ईयर, जिसे हिंदी में वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है। फिर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट की ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एक्सेप्ट एसेट कॉन्सेप्ट। अभी क्या कहता है ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट? ये कहते हैं कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वली इफेक्ट करता है। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वली इफेक्ट करता है। हमने जो अकाउंटिंग क्लास में पढ़े उसी की बेसिस पढ़े। और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो जितना इफेक्ट डेबिट को करेगा उतना ही इफेक्ट क्रेडिट को करेगा। आई मीन डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वली इफेक्ट होती है। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बात की सबसे पहले किसकी बात की? सबसे पहले मैंने बात की है आपके सामने मनी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, उसको हम क्लियर कर चुके हैं। और देन हमने स्टार्ट किया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसको भी मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। इसको मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मनी में काउंटेबल होंगे, मनी में मेजरेबल होंगे, उन्हें ट्रांजैक्शन को हम रिपोर्ट करेंगे। जिनको मनी में मेजर कर ही नहीं सकते, मनी में काउंट नहीं कर सकते, उनकी अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते। वैसे बहुत सारी है, अभी हमने 4 ही पढ़ी और ही पढ़ेंगे। देन अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका एक सर्टेन ईयर होना चाहिए, या तो कैलेंडर हो सकता है या तो फाइनेंशियल ईयर। बट वैलिड ईयर की बात करें तो वैलिड ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर। हम अकाउंटिंग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। आई मीन हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल से और एंड करेंगे मई तक। लास्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो तो आई होप यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आ गई है। ठीक है, और जो हमने अभी तक क्लासेस पढ़ी है आप उनको भी एक बार क्या करना, जाके क्योंकि यूट्यूब पे सारी क्लासेस हैं उनको आप वॉच करना, वॉच करना, अगेन वॉच करना। जिससे क्या है जो क्लासेस आपकी मिस हो चुकी है, आपने स्टडी नहीं की है, तो आपके सारे अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, रिवीजन क्लास में ले लिया सर ने, और लगभग आप जो पढ़ाता सारा में कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। हमने हिस्ट्री की बात भी की थी, हमने अकाउंटिंग हिस्ट्री की बात भी की थी। अकाउंट हिस्ट्री में हमने कहा कि कौन पर्सन था जिसने फर्स्टली अकाउंट के बारे में वर्ल्ड वाइड पब्लिक को इन्फॉर्म किया था कि अकाउंटिंग होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, और 3 बेसिक कॉन्सेप्ट इंजीनियर इसमें थे। 1494 था, 1543 और 1795। ये 3 इयर्स हैं जो अकाउंटिंग के लिए एक बेसिक ईयर कहे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1494 में। इसमें क्या हुआ? 1494 में लुकास पेसियोली, कौन? लुकास पेसियोली, पेसियोली भी कहते हैं, पेसियोली भी कहते हैं। ये वो पर्सन था जिसने फर्स्ट टाइम अपनी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था डी कंपासेट ऑफ स्क्रप्चर्स। डी कंपासेट ऑफ स्क्रप्चर्स। इस बुक में ये मेंशन था कि अकाउंटिंग किस तरह से होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें लिखना चाहिए, सारा उसमें लिखा था। तो एक प्रॉब्लम थी, बुक कब लिखी गई? 1494 में। कब लिखी गई? 1494 में। बट मैंने कहा इस बुक में इश्यू आ गया, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो लुकास पेसियोली था वो इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? वो इटली का रहने वाला था। तो ऑब्वियसली उसकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? इटालियन थी। कौन सी लैंग्वेज थी? इटालियन लैंग्वेज थी। और इटालियन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज नहीं है, पूरी लैंग्वेज नहीं है। तो इटली के लोगों के लिए तो इजी है, वो तो आराम से समझ सकते हैं। पर जो इटली के नहीं है, अदर कंट्रीज के लोगों कैसे समझेंगे? बड़े प्रॉब्लम है ना। तो बुक का नाम क्या था? लुकास, राइट मतलब लुकास, लुकास पेसियोली। तो बुक का नाम क्या था? डी कंपासेट ऑफ स्ट्रक्चर्स।
ठीक है। लुकास पेसियोली को फर्स्टली उसने सबको इन्फॉर्म किया अकाउंट्स के रिगार्डिंग, इसलिए उसको फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, ये बात है लुकास पेसियोली की। फिर मैंने कहा था इटली लैंग्वेज भी, हाँ ये रहने वाला कहाँ का था? इटली का था, मैंने बताया था इटली में था। एक सिटी है वेनिस सिटी, ये वेनिस सिटी का रहने वाला है। कहाँ रहने वाला था? वेनिस सिटी। ठीक है, अब जब प्रॉब्लम आई कि पूरे वर्ल्ड को तो ये समझ में नहीं आ रही है, एक पर्सन और आया, इसका नाम क्या था? लुकास पेसियोली, who's called कैसे, who's called कैसे, सेकंड पर्सन था। और उसने 1543 में उसने क्या किया? लुकास पेसियोली ने जो अपनी बुक द कंपास ऑफ स्क्रिप्चर्स जो इटालियन लैंग्वेज में थी उसको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, ताकि पूरे वर्ल्ड के लोग उसको समझ सके। तो लुकास पेसियोली की बुक को कन्वर्ट करने का जो वर्क था, जो किया था, वो किसने किया था? ह्यूज ओल्ड कैसे में, आई मीन इसकी बुक को कन्वर्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ह्यूज ओल्ड कैसे। ठीक है, फर्स्ट इसने किया था, इसने कौन है? फादर ऑफ अकाउंटेंसी। बट इसको कुछ नहीं किया, इसने कुछ किया ही नहीं, मैंने ट्रांसलेट किया, खुद की बुक नहीं थी, बुक तो उसी की थी। ये कौन था? ट्रांसलेटर था। कौन था? ट्रांसलेटर। फिर चलता रहा। इसके बारे में हमें इतना इंफॉर्मेशन नहीं, कहाँ का था वो आपकी नजर नहीं करेगा। अब एक और पर्सन आया और उसने क्या किया? पर्सन कौन था? एडवर्ड जॉन। कौन था? एडवर्ड जॉन। अब ये एडवर्ड जॉन क्या था? इसने कहा कि जो लुकास पेसियोली ने अकाउंट्स के रिगार्डिंग बुक लिखी, बुक सही है, रॉन्ग नहीं, बट 200 अप्रोक्सीमेट 200 ईयर हो गए इसी बात को। उसने कहा कि इन 200 इयर्स में कुछ चेंज ही हुआ है, कुछ और नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं। तो लुकास पेसियोली को कंप्लीट नहीं कही जा सकती, करेक्ट है, बट इनकम्प्लीट है। करेक्ट तो है बट इनकम्प्लीट है। उसने क्या किया? अपनी एक बुक और लिखी। ह्यूज ओल्ड कैसे ने कोई बुक नहीं लिखी, पर एडवर्ड जॉन ने अपनी बुक लिखी, और उसका नाम क्या था? द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्या नाम था? द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक किसने पब्लिश की? एडवर्ड जॉन ने। ये ब्रिटेन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का। ठीक है, तो इसने क्या किया? ये लुकास पेसियोली को रॉन्ग प्रूफ नहीं किया, उसने कहा करेक्ट है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड हो चुका है, 250 इयर्स से अप्रोच हो चुके हैं, तो कुछ नए बातें, नए टाइप्स ऑफ बिजनेस भी आएंगे, बिजनेस का साइज भी बड़ी होगी, तो उसने कहा अब चेंजिंग की जरूरत है, कुछ और भी हमें इसमें ऐड करना होगा। तो उसने क्या किया? डायरेक्टली ना करके अपनी न्यू बुक पब्लिश की। नेम क्या है बुक का? द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। किसने राइट की? एडवर्ड जॉन ने राइट की। तो ये बात होगी इस हिस्ट्री की। बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।